फ्रेंड्स, आप सभी का मैं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा सीरीज़ है इसमें 100 हम टेक्सटाइल के PYQ सॉल्व करेंगे और आप लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं कि मैम PYQ भी कराते चलिए। तो कल हमारी 125 वाली सीरीज़ होगी और कल हुई भी थी, तो एक दिन छोड़कर हम करते हैं 125 की सीरीज़। मतलब आपको यहाँ पर जो है प्रैक्टिस सेट भी कंटिन्यूसली ही समझ लीजिए देखने को मिल रहा है। मान लीजिए आप एग्ज़ाम तक 125 की 50 के करीब या 40-50 तो सीरीज़ आप नॉर्मल लगा ही लोगे इतने दिनों में, तो कितनी अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और बीच बीच में हम लोग क्या होते हैं टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस करते चल रहे हैं। इस तरीके से आपका बहुत अच्छे से सब तैयार हो जाएगा। तो ये ऐसे प्रश्न हैं, इनको एज इट इज़ आप याद कर लीजिए। ठीक है, और ये इसी तरीके से पूछे जाएंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। अगर ये प्रश्न बनता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर होकर यही प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इनको एज इट इज़ आप याद कर लीजिए कि आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर निकले मुँह से। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, और एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, और नए आए हो तो आप भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इतनी बेहतरीन तैयारी वो भी बिल्कुल फ्री में शायद ही आपको यूट्यूब पर कोई भी होम साइंस में प्रोवाइड करा रहा होगा। ठीक है, रोज़ तो शायद ही आपको कोई फ्री में इतनी लंबी लंबी सीरीज़ और वो दे रहा हो। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है, जब कॉटन को कास्टिक सोडा सॉल्यूशन में उबाला जाता है तो यह फूलता है, घुल जाता है, लाल हो जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये कैसा हो जाता है? फूलता है। ठीक है ना, जब भी हम लोग कास्टिक सोडा सॉल्यूशन में क्या करते हैं, कॉटन को उबालते हैं, ओके, तब ये क्या होता है? फूल जाता है। अच्छा, मर्सराइजेशन में भी आपने नोटिस किया होगा, मर्सराइजेशन एक ऐसी है आपकी केमिकल वाली जो है रासायनिक परिचर्या है, और इसमें भी कास्टिक सोडे का प्रयोग किया जाता है। कितना? 10%। और इससे क्या होता है? कॉटन जो है कैसा हो जाता है? चमकीला हो जाता है, मजबूत हो जाता है। ठीक है, क्यों उबाला जाता है कॉस्टिक सोडा में? ये एक तरीके की सफाई होती है, जैसे कि हम लोग ऊन पर स्काउरिंग करते हैं, क्योंकि कपास में भी आपके क्या होता है? बीज होते हैं, चर्बी, मोम, रंग, जाने क्या क्या पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, टूटे हुए बीज भी आ जाते हैं, तो इन सबको हटाने के लिए इन पर क्या किया जाता है? इन्हें कॉस्टिक सोडा में उबाला जाता है, जिससे क्या होता है, जब रंगाई वगैरह की जाए रेशों की, तो कोई दिक्कत ना हो और इनकी अशुद्धियाँ भी दूर हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि ये करा क्यों जा रहा है, कास्टिक सोडा में सफाई के लिए किया जा रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर 2 है, कौन सा खाद्य समूह रेशे का उत्तम स्रोत है? वसा एवं तेल, चीनी एवं गुड़, फल एवं सब्जियां, उपर्युक्त सभी। अच्छा, ये आ गया आपका, आई थिंक न्यूट्रिशन साइंस का एक प्रश्न आ गया। ठीक है, कोई नहीं। कौन सा खाद्य समूह रेशे का जो है उत्तम स्रोत यहाँ पर माना जाएगा? तो फल एवं सब्जियां हम सभी जानते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर तीसरा, माइक्रोस्कोपिक दृष्टि से ऊन की पहचान निम्नलिखित में से किस प्रकार की जाती है? गोल, सपाट दिखावट, प्रकटन से, चिकने पृष्ठ से, स्केल्स से, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जब भी हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करते हैं, खासतौर से ऊन, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक टेस्ट तो हम करते ही जो है नेचुरल फाइबर पर विशेष तौर पर। ठीक है, तो उस समय ये रेशा कैसा दिखता है? कि स्केल्स के रूप में हमें ये देखने को मिलता है। ओके, तो ये बेलनाकार भी दिखाई दे सकता है आपको, और ये आपको मतलब स्केल्स के रूप में दिखता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लौह धब्बे किसके द्वारा दूर किया जा सकते हैं? जो लौह के धब्बे होते हैं, आयरन के जो धब्बे कपड़ों पर लग जाते हैं, किसके द्वारा आप इनको दूर कर सकते हो? ऑक्जेलिक अम्ल के घोल से, गर्म इस्त्री की प्रेस करके, साबुन का मतलब घोल यूज़ करके, या उपर्युक्त में से एक, मतलब इनमें से एक से अधिक सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। अच्छा, हम धब्बे को पहचान कैसे सकते हैं? हम धब्बे को देखकर पहचान सकते हैं, बाई सीइंग। ठीक है, बाई स्मेलिंग मतलब हम सूंघ कर भी उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, देख कर, सूंघ कर, और हम छू कर, बाई टचिंग, छू कर भी हम इसको पहचान सकते हैं कि धब्बा किस चीज़ का है। तो 3 विधियां हैं आपको धब्बे की पहचान करने की। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही था। क्वेश्चन है 5, फाइबर से नेचुरल सॉल्यूबल इम्प्योरिटी को एक विशेष ऑपरेशन के द्वारा हटाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जो फाइबर होते हैं उनसे जो भी नेचुरल सॉल्यूबल इम्प्योरिटी होती है, ठीक है, उनकी गंदगी को हटाने की बात कर रहे हैं, तो किस ऑपरेशन द्वारा हटाते हैं? क्या हम डिसाइजिंग करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं, स्काउरिंग करते हैं, या फिर हम यहाँ पर बात करेंगे उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो हम क्या करते हैं यहाँ पर भाई, क्या क्या इम्प्योरिटी हो सकती है? ऊन की बात हो रही है ये, क्योंकि
आंसर क्या है आपका, यहाँ पर स्काउरिंग है। ओके, ब्लीचिंग तो हम कपड़े को सफ़ेद करने के लिए करते हैं, तो यहाँ पर स्काउरिंग की बात चल रही है। और स्काउरिंग हम क्यों करते हैं, क्योंकि ऊन में भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपको पता है लिनोलिक तेल पाया जाता है। ओके, और यहाँ पर मोम पाया जाता है, वसा पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये इम्प्योरिटी को हम हटाने के लिए क्या करते हैं, स्काउरिंग का प्रोसेस करते हैं। और स्काउरिंग से भी यदि रेशे साफ नहीं होते उनके, तो हम कार्बोनाइजिंग का प्रयोग लास्ट में करते हैं। ठीक है, कार्बोनाइजिंग का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। ओके, और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी, ऑप्शन सही था 6 की। चिकनाई का धब्बा हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या क्या प्रयोग में लाते हैं। अगर हमें चिकनाई का धब्बा हटाना है तो हमें क्या क्या प्रयोग करना पड़ेगा। क्या हम मुल्तानी मिट्टी, ए ऑप्शन, इसका प्रयोग करेंगे, या दूसरा ऑप्शन है बेंजीन का प्रयोग करेंगे, सी ऑप्शन है ग्लिसरीन का प्रयोग करेंगे, या डी है उपर्युक्त सभी का हम प्रयोग करेंगे। तो बिल्कुल हम इन सभी का प्रयोग करके हम चिकनाई का धब्बा हटा सकते हैं। क्या प्रश्न अच्छे हैं या नहीं है ये बता दीजिए। टोटल 100 प्रश्न हैं आपके टेक्सटाइल के, और इन प्रश्नों को ऐसे ही समझ लो और इन्हें याद कर लो। ज़रूर आपको ये प्रश्न इनमें से रिपीटेड भी होते हैं, ऐसा नहीं प्रश्न रिपीट नहीं होते हैं। और अब तो इतनी बार हर तरीके का प्रश्न आप लोग सॉल्व कर चुके हो कि आयोग को भी टेंशन होगी कि क्वेश्चन कहाँ से बनाएं। ठीक है, तो हमारी वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे। क्वेश्चन है 7, मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है। क्या टेरिलीन है, पॉलीएस्टर है, नायलॉन है, या उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा यहाँ पर। तो एक चीज़ बताइए, आपसे पूछा जा रहा है मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम रेशा, ना तो यहाँ पर ये लिखा है कि रासायनिक, ना ही लिखा है सेल्यूलोजिक। तो यहाँ पर सेल्यूलोजिक तो है नहीं, तो यहाँ पर नायलॉन हमारा क्या होगा, पूर्ण रासायनिक फाइबर का उदाहरण भी ये कहा जाता है। ठीक है, नायलॉन हमारा आंसर होगा, और इसको हम पूर्ण रासायनिक रेशा, पूर्ण सिंथेटिक प्रथम रेशा के नाम से, या पूर्ण केमिकल मतलब पूर्ण रासायनिक कृत्रिम रेशा या मानव निर्मित रेशा भी मानते हैं। इसको क्यों मानते हैं, क्योंकि रासायनिक लगा होना जरूरी है। क्योंकि अगर नॉर्मली अगर आपसे ऐसे पूछ लिया गया कि अर्ध सेल्यूलोजिक मानव निर्मित रेशा कौन सा है, या अर्ध सेल्यूलोजिक जो है प्रथम रेशा कौन सा है, तो हमारा आंसर यहाँ पर चेंज हो जाता है, तब हमारा रेयॉन आंसर हो जाता है। ठीक है, जिसे हम गरीबों का रेशम भी कहते हैं। क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में से किस में स्टेपल रेशा होता है। कपास में, रेशम में, पॉलिएस्टर में, डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो हम सभी जानते हैं जो भी आपके प्रकृति में रेशे पाए जाते हैं वो सभी स्टेपल होते हैं, किसको छोड़कर, खाली रेशम को छोड़कर। ठीक है, और पॉलिएस्टर तो आपका सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, तो आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 9, कपास के बीजों को रेशों से निकालने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। क्या स्काउरिंग कहेंगे, गीनिंग कहेंगे, रेटिंग कहेंगे, या उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक दिया ऑप्शन। ठीक है, तो जब भी हम कपास के बीजों को रेशों से निकालते हैं तो उस प्रक्रिया को हम गीनिंग कहते हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये प्रक्रिया आपकी गीनिंग कहलाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। स्काउरिंग आप जानते ही हो, ये ऊन पर की जाती है। ठीक है, लगातार 4 हौजों में, कितने हौज अगर पूछे जाए प्रयोग होते हैं, तो लगातार 4 हौजों में ऊन को धोया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक में मतलब साबुन का गर्म पानी होता है, दूसरे में अशक्त क्षार होता है। ठीक है, इस तरीके से ये 4 प्रोसेस से कहीं जाकर गुजरता है। यहाँ पर अगर रेटिंग की बात करें तो रेटिंग और रिपलिंग दोनों ही किस्में होती हैं, खास तौर से पूछी जाए तो लीलन और जूट में होती है। ठीक है, लीलन और जूट में होती हैं ये दोनों प्रोसेस। ठीक है, तो बढ़ते हैं, हमारा ए जो आंसर था वो बी था। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है यहाँ पर 10, निम्नलिखित में से कौन इलास्टोमेरिक रेशे का उदाहरण है। इलास्टोमेरिक रेशे का उदाहरण बताना है। क्या स्पेंडेक्स है, एक्रिलिक है, या फिर लीलन है, या उपर्युक्त में से कोई, सॉरी एक से अधिक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इलास्टोमेरिक रेशा कौन सा है, वही स्पेंडेक्स है। ठीक है, स्पेंडेक्स क्या है, ये का इलास्टोमेरिक रेशे के अंतर्गत आता है। जो आपका ये स्पेंडेक्स है, अगर हम इसको इसके विषय में पूछें, ये कैसा होता है, मजबूत होता है, कमज़ोर होता है, कैसा होता है, तो ये कमज़ोर रेशा होता है। ठीक है, इसे आप ये नहीं कह सकते ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। क्या है, आप रबड़ को खींचोगे टूट जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर पूछा जाए किस प्रकार का ये जो होता है बहुलक होता है, तो ये अंतर आर्बनिक या फिर अंतर आर्बनिक। ठीक है, मैं कह रही हूँ ना, इनको याद कर लो। अंतर आर्बनिक बिस्को इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी
के गुण वाला क्या होता है, इलास्टिसिटी के गुण वाला क्या होता है, ये एक बहुत कमज़ोर बहुलक या रेशा होता है। इसमें क्या होता है, इसका प्रयोग अगर पूछा जाए कहाँ होता है तो कपड़े उद्योग में होता है, पहिया उद्योग में होता है, कपड़ा उद्योग, पहिया उद्योग, ठीक है, जो पहिए होते हैं ना वाहन के, चिकित्सा या कृत्रिम अंग स्नेहक में भी इसका प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम अंगों में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है, कृत्रिम अंग स्नेहक, बैट सूट, इन सब चीज़ों में इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा निर्मित प्रोटीन रेशा है, विस्कोस है, आजलॉन है, रबर है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर प्रश्न का जो आंसर देना है, निर्मित प्रोटीन रेशा आपको बताना है। जैसे कि हमने रेयॉन को क्या किया है, अर्ध सेल्यूलोजिक रेशे के रूप में निर्मित किया है, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से निर्मित प्रोटीन रेशा कौन सा है। तो भाई क्या विस्कोस है, बिल्कुल नहीं है, अजनॉल है, बिल्कुल नहीं है, रबर है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करते हैं, जैसे ऊन है आपका प्रोटीन रेशा है, रेशम प्रोटीन रेशा है, लेकिन ये प्राकृतिक जगत से हैं। कुछ निर्मित भी किया जाते हैं, जैसे मक्के से, मक्के के दूध से जो रेशे बनाए जाते हैं, क्योंकि मक्के में भी कहीं ना कहीं प्रोटीन तो होता है। तो ये सारे प्रोसेस से जो बनते हैं उनमें भी कुछ कृत्रिम रूप है। अगर आपसे पूछा जाए कि कृत्रिम ऊन की तरह रेशा कौन सा है, तो हम आंसर भी करते हैं एक्रिलिक जो रेशा है वो ऊन से मिलता जुलता रेशा है, ठीक है। लेकिन उसको हम प्रोटीन रेशा तो नहीं कहते हम उसको रासायनिक रेशा ही है। लेकिन कुछ रेशे बनाए जाते हैं मक्के आदि से, ठीक है, तो वो प्रोटीन रेशों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन इतना डीपली हमारी लोगों की बुक्स में इस विषय पर प्रोटीन जो रासायनिक रेशे उन पर चर्चा नहीं की गई है। क्वेश्चन है 12, बच्चों के लिए कपड़े चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता कौन सी है, सुरक्षा की, आराम की, स्वयं सहायता की, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जो ये प्रश्न है इसमें बेसिकली आंसर आराम को माना है, क्योंकि ये आई थिंक बीपीएससी का पीवाईक्यू है, मुझे याद है थोड़ा थोड़ा, ये बीपीएससी का पीवाईक्यू है। और अगर हम बात करते हैं जो अगर हमारी बुक्स में अगर हम पूछे जो आंसर दिए हैं वो सुरक्षा भी है। भाई कपड़े बच्चे के ऐसे होने चाहिए जो उसे सुरक्षा प्रदान करे, आराम प्रदान करे, और वो स्वयं सहायता भी उसकी कर सकें। जैसे कि अगर उसे ईचिंग हो रही है तो वो उसे मतलब उसका बटन खोल सके, उसे उतार सके। कुछ बच्चे होते हैं कर लेते हैं, ठीक है, जैसे 3 साल के करीब के बच्चे अपने कपड़ों को उतारने लगते हैं। तो यहाँ पर ये सभी ऑप्शन होता, क्योंकि लेकिन यहाँ पर एक ही ऑप्शन आपको देना है। तो यहाँ पर राइट आंसर किसको, इन्होंने आराम को माना है, ठीक है, लेकिन ये सभी होगा। क्वेश्चन यहाँ पर 13, ड्राई क्लीनिंग डैश के उपयोग के बिना कपड़ों की सफाई। हम ड्राई क्लीनिंग करते हैं तो किसका उपयोग जो है इग्नोर करते हैं यहाँ पर, क्या जलीय घोल का, फ्लोरोकार्बन विलायक का, पेट्रोलियम विलायक का, या उपर्युक्त में से सभी का। तो जब भी हम ड्राई क्लीनिंग करते हैं तो हम भाई ड्राई क्लीनिंग का मतलब क्या है, हम यहाँ पर जल का क्या करते हैं, उपयोग नहीं करते हैं, जल को इग्नोर करते हैं। तो ये क्या दिया है, ड्राई क्लीनिंग डैश के उपयोग के बिना मतलब पानी के उपयोग के बिना क्या होता है, कपड़ों की सफाई होती है। ओके, बकाया हम यहाँ पर कुछ सॉल्वेंट्स का, कुछ एब्जॉर्बेंट्स का, पेट्रोलियम विलायक का, इन सभी का प्रयोग करते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पानी का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन है 14, परिधान डिजाइनिंग में खड़ी रेखाएं निम्नलिखित प्रभाव देती हैं। क्या खड़ी रेखाओं की बात हो रही है, इस तरीके की जो ताने के रूप में होती हैं, ओके, खड़ी रेखाएं कहलाती हैं। और ये क्या प्रभाव व्यक्ति के ऊपर देंगी, कोई भी व्यक्ति है उस पर, क्या ये व्यक्ति को मोटा और छोटा दिखाएंगी। भाई लंबी रेखाएं हैं तो मोटा छोटा तो समझ नहीं आया। व्यक्ति को पतला और लंबा दिखाएंगी, परिधान को मजबूत बनाते हैं। डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर तो हमें पहले ही मिल गया था, क्या व्यक्ति को ये पतला दिखाएंगी और लंबा दिखाएंगी, क्योंकि ये लंबी रेखाएं हैं तो व्यक्ति पतला और लंबा दिखेगा इसमें, ठीक है। मोटा व्यक्ति अगर पहनेगा लंबी रेखाओं के कपड़े तो वो पतला भी दिखेगा, लंबा भी दिखेगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 15, जूट से बना कड़ा, भारी और साधारण बुनाई वाला कपड़ा कहलाता है। काम्ब्रिक, साली, बर्लेप या बेटेस्टे। बर्लेप बोरा आप जानते हो जूट से बना हुआ एक कपड़ा है। यहाँ पर बात हो रही है किसकी, जूट से बना हुआ कड़ा, भारी और साधारण बुनाई वाले कपड़े की। ओके, तो क्वेश्चन में जूट ही लिखा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, जूट से बना, मैंने पहले ही आंसर दे दिया, तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, बर्लेप बोरा, ठीक है, जूट से बना हुआ ही लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन पर फोकस नहीं किया, ठीक है, कोई नहीं, सी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है यहाँ पर 16, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा ऊनी रेशों को साफ करना कहलाता है सीजिंग, कैलेंडरिंग, कैडलिंग या फिर कार्बोनाइजिंग। तो जब भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, या फिर
आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर यहाँ पर बात किसकी हो रही है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। जब भी इन अम्लों का प्रयोग किया जाता है उन्हीं रेशों को साफ करने के लिए, तो हम कार्बोनाइजिंग प्रोसेस इसको कहते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। ये तब किया जाता है जब स्काउरिंग में गंदगी निकल नहीं पाती है, तब हम कार्बोनाइजिंग का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ओके, बात करते हैं यहाँ पर ये कैलेंडरिंग भी आप जानते हो, व्यापारिक रूप पर हम इस्त्री करते हैं कपड़ों पर, ठीक है। सीजिंग के द्वारा भी वस्त्र को क्या किया जाता है, यहाँ पर वस्त्र की सतह को झुलसाकर क्या करते हैं, यहाँ पर चिकना करते हैं, वस्त्र की सतह को झुलसाकर चिकना करने का कार्य यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। और सीजिंग की अगर हम बात करें या फिर कैलेंडरिंग की बात करें, ये दोनों ही कैसी परिचर्याएँ हैं, दोनों ही आपकी आंतरिक परिचर्याएँ हैं। और ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन है यहाँ पर 17, रिब बुनाई निम्नलिखित का रूपांतरण है, क्या टूल का है, सैटिन का है, सादी बुनाई का है, या फिर लिनो बुनाई का उदाहरण। तो जो रिब बुनाई है वो आपकी बेसिकली हमारी 3 आधार बुनाइयाँ होती हैं, सादी, टूल और सैटिन, ठीक है, जिसमें सादी बुनाई का ही एक उदाहरण है रिब बुनाई। ओके, इसी का रूपांतरण भी कह सकते हो। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन भी दिख रहे हैं, टूल दी है, सैटिन दी है, और आपको क्या दिया है, सादी बुनाई दी। तो ये 3 आधार बुनाइयाँ आपकी होती हैं। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है यहाँ पर 18, महिलाओं के सामने से खुली शर्ट की बटन पट्टी को किस प्रकार सिला जाता है, दाएं के ऊपर बायां, बाएं के ऊपर दायां, कॉर्नर के ऊपर बायां, या फिर यहाँ पर आंसर होगा डी ऑप्शन, कॉर्नर के ऊपर दायां। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर सही होगा बाएं के ऊपर दायां, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जो पुरुषों की शर्ट होती है उसमें क्या होता है, दाएं के ऊपर बायां होता है, और महिलाओं की जो शर्ट होती है उसमें बाएं के ऊपर दायां होता है, ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पर 19, वार्डरोब की योजना किस आधार पर होनी चाहिए, व्यवसाय, मौसम, अवसर या उपयुक्त सभी। तो हमारा जो वार्डरोब होती है उनको हर मौसम के अनुसार, हर कंडीशन के अनुसार होनी चाहिए, जैसा व्यवसाय हो उस तरीके से, मौसम के अनुसार भी और अवसर के हिसाब से ही हम लोग कपड़े का अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी फुलकारी में कांच के टुकड़ों को परिधि के चारों ओर बटन होल सिलाई के साथ सिला जाता है। इनमें से बताना कौन सी फुलकारी ऐसी है जिसमें हम अगर बटन लगाते हैं तो बटन होल के द्वारा चारों तरफ से इसको हम करते हैं, क्या करते हैं, सिल देते हैं। कसूती में, सुबेर में, चोप में या शीशेदार में। तो ये शीशे का प्रयोग होता है, तो शीशेदार यहाँ पर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है यहाँ पर 21, थर्मोसोल करियर उच्च तापमान और उच्च डाई दबाव किसके साथ रंगाई के तरीके हैं, ठीक है। प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा, थर्मोसोल कैरियर उच्च तापमान और उच्च डाई दबाव के साथ रंगाई के तरीके हैं। डिस्पर्स, ए ऑप्शन मिनरल डाई, बी ऑप्शन, सी है वेजिटेबल डाई, या डी है एनिमल डाई। तो यहाँ पर डिस्पर्स डाई, और डिस्पर्स डाई जैसे कि आपके छितराने वाले कलर होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसे हम पॉलिएस्टर आदि पर प्रयोग करते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, पटोला की उत्पत्ति निम्नलिखित स्थान पर हुई थी, करनाल, ग्वालियर, पाटन या फिर कश्मीर। बात आ रही है पटोला की, तो ये उत्पत्ति कहाँ हुई थी, गुजरात के पाटन नामक स्थान पर हुई थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं इस जो पटोला होती है इसको जीआई टैग मिला भी, कब मिला, जीआई टैग मिला आपका 2013 को, ध्यान रखिएगा। ओके, जीआई टैग इसको मिला पटोला के लिए 2013 में प्राप्त हुआ। आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पर 23, निम्नलिखित में से कौन सा करघे का एक भाग है जिसके बीच में एक छेद या आंख वाला तार होता है जिसके माध्यम से ताना का सूत पिरोया जाता है, हील्ड, सॉफ्ट, हॉर्नेस, शटल या रीड। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा रीड होगा। यहाँ पर आंसर रीड में क्या होता है, अच्छा रीड तो ठोकने का काम करती है, ओके सॉरी, रीड तो ठोकने का काम करती है, ये होगा हील सॉफ्ट, ठीक है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही माना गया। ओके भाई, क्या है, अगर हम बात करते हैं करघे के भाग की, तो करघे में आपकी क्या होता है, हॉर्नेश होते हैं, शटल होते हैं, रीड होता है, क्लॉथ बीम होता है एक, ओके क्लॉथ बीम होता है, और उससे पहले सबसे पहले क्या होता है, बार बीम होता है। तो ये सभी क्या है, करघे के आपके भाग हो जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन है यहाँ पर 24, विभिन्न कमरों के लिए फर्नीचर का चयन कि निम्न आधार पर मतलब फर्नीचर का चयन निम्न आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। विभिन्न कमरों के लिए फर्नीचर का चयन निम्न आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। उपयोग
के लिए उपयुक्तता, कारीगरी की गुणवत्ता, निर्माण तथा परिचर्या, या डी है अनुकरण। तो यहाँ पर और सब सही है। आप अगर उपयोग के लिए ले रहे हो तो वो भी सही है, ठीक है। कारीगरी की गुणवत्ता देखकर ले रहे हो तो भी सही है फर्नीचर। निर्माण तथा अपनी परिचर्या के लिए ले रहे हो तो भी सही है। लेकिन अनुकरण के लिए हम क्या अनुकरण करते हैं फर्नीचर का, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। ओके, 24 का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 25, अभ्रक और कांच डैश के उदाहरण है। खनिज रेशे के पुनरुत्पादित रेशे हो गए, या फिर कृत्रिम रेशे हो गए, या धात्विक रेशे है। तो अभ्रक और कांच, अभ्रक क्या है आप जानते हो, खनिज है, ठीक है ना। सोना चांदी है, अभ्रक है, एस्बेस्टस है, ये सब खनिज रेशे के उदाहरण है, ठीक है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 26, छोटे तंतुओं को हटाने और बाकी को करीने से समानांतर रखने की प्रक्रिया कहलाती है। कार्डिंग, ओपनिंग, कॉम्बिंग, या ड्राइंग। प्रश्न क्या है, छोटे तंतुओं को हटाने और बाकी को करीने से समानांतर रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपकी कॉम्बिंग, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कॉम्बिंग में क्या होता है, हम समानांतर, शब्द आपको पकड़ में आ ही रहा होगा, समानांतर लिखा है, रेशों को काट कर क्या करते हैं, समानांतर करते हैं। छोटे रेशे हम अलग कर लेते हैं, बड़े रेशे अलग हो जाते हैं और रेशे यहाँ पर सुलझ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गई। कार्डिंग में हम भाई साफ सफाई का काम करते हैं उनकी, ठीक है। ओपनिंग मतलब ओपनिंग करके हम जो पोनी बनाते हैं उनका हम ओपनिंग करते हैं। और ड्राइंग आउट में भी हम, ध्यान से देखिए, अगर हम कार्डिंग की बात करते हैं, कार्डिंग में क्या होता है, कार्डिंग में अगर जो धूल पत्तियां होते हैं, धूल कण होते हैं, मिट्टी होते हैं, बीज होते हैं, इन सभी अशुद्धियों को हटाते हैं, तो अशुद्धियों को हटाते हैं, ठीक है। कार्डिंग में क्या करते हैं, अशुद्धियों को हटाते हैं, सीधे सीधे ये याद रखो। ओके, अशुद्धियाँ ही होते हैं, चाहे पत्ते हैं किसी में, चाहे बीज हैं, चाहे कण, जो भी वो अशुद्धियाँ ही हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कॉम्बिंग की बात हो गई। ड्राइंग आउट जो होती है ये भी आपके किसके, कपास रेशों में होती है। इसमें रेशों को खींचने का काम किया जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं, और ओपनिंग भी आपके इसी में किया जाता है। ओपनिंग में क्या होता है, जो आपने रेशों का गट्ठर बनाया उन्हें खोलने का काम करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 27, अब शायद क्लियर हो गया होगा। ओके, क्वेश्चन है 27, कैम्ब्रिक तथा पॉपलिन में प्रयुक्त बुनाई है। ट्विल बुनाई, प्लेन बुनाई, बास्केट बुनाई, या फिर यहाँ पर होगा राइट आंसर सैटिन बुनाई। तो कैम्ब्रिक तथा पॉपलिन में प्रयुक्त बुनाई को कहते हैं सादी बुनाई, प्लेन बुनाई, ठीक है। प्लेन बुनाई हम किसको कहते हैं, या फिर हिंदी में आप हम इसे सादी बुनाई कहते हैं, जिसका उदाहरण अभी हमने बात की थी, रिब बुनाई हो गया, या आपका बास्केट बुनाई हो गए, ये सभी किसके, आपकी प्लेन बुनाई के उदाहरण हैं। जो सादी बुनाई भी होती है ना, वो आपकी 3 प्रकार की होती है। अगर हम बात करें तो सादी बुनाई 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है संतुलित सादी बुनाई, ठीक है, संतुलित सादी बुनाई। दूसरी होती है असंतुलित सादी बुनाई, जिसका उदाहरण होता है रिब बुनाई, ठीक है, जिसमें ताने की प्रमुखता होती है, उसे तानामुखी रिब कहते हैं। जिसमें बाने की प्रमुखता होती है, वहाँ पर हम बानामुखी रिब की संज्ञा देते हैं, ठीक है। और तीसरी होती है आपकी भिन्नता वाली सादी बुनाई, जिसे हम बास्केट बुनाई का उदाहरण, मतलब बास्केट बुनाई को हम इसका उदाहरण मानते हैं, भिन्नता वाली सादी बुनाई। तो ये भी कई तरीके की होती है सादी बुनाई, ओके। और यहाँ पर कपड़े का जिक्र हो रहा है, तो कैम्ब्रिक, पॉपलिन, ये सब क्या है, आपके प्लेन बुनाई के ही कपड़े हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, प्राकृतिक रेशों में सम्मिलित किए जाते हैं कपास, लीलन और नायलॉन, नायलॉन, डेक्रोन और कपास, कपास, लीलन और रेशम, या फिर रेशम, नायलॉन और रियोन। तो प्राकृतिक रेशों में हम किसको सम्मिलित करते हैं, कपास को, यहाँ पर नायलॉन हो गया तो ये कट हो गया, नायलॉन, डेक्रोन कट हो गया, ठीक है। कपास, लीलन और रेशम, हमें आंसर मिल गया है, यहाँ पर होगा सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन क्या है, सभी प्राकृतिक रेशों का उदाहरण है। क्वेश्चन है 29, निम्नलिखित पौधों से लीलन प्राप्त होता है, कॉटन, शहतूत, फ्लैक्स, या नारियल से। तो नारियल से आपको पता है, कोयल जो हम कहते हैं वो नारियल से प्राप्त होता है। यहाँ पर फ्लैक्स आंसर जो है आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 30, टापा क्लॉथ किससे बनता है, कोई बताएगा मुझे कमेंट में, टापा क्लॉथ किससे बनता है। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 30, डैश को एक विशेष समय में लोगों के बड़े समूह द्वारा स्वीकार की गई शैली के रूप में परिभाषित किया गया है। फैशन को, रुझान को, अपील को, या सनक को, मतलब फैड को। तो यहाँ पर डैश को एक विशेष समय में लोगों के बड़े समूह द्वारा स्वीकार की गई शैली के रूप में परिभाषित किया गया, तो ये चीज़ फैशन होती है, ठीक है। और उस दिन एक प्रश्न आया था जिसमें हम लोगों को कन्फ्यूजन हो गया था, क्योंकि उसमें ऑप्शन आंसर का गलत दिया हुआ था, तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि जब आंसर कोई और मान ले आयोग, तो उस समय ये लगता है कि अगर मैं आंसर कुछ और दे दूँ तो गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। तो फैशन था वहाँ पर आंसर, जबकि वो फैड का क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका फैशन इसको कहते हैं, ओके, जब कोई समूह किसी भी चीज़ को विशेष रूप पर एक समय में ज़्यादा
लोग स्वीकार करें उसे हम फैशन कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31, डैश चिकनी फिनिश के साथ कपड़े का उत्पादन करने के लिए एक आवश्यक प्रारंभिक प्रक्रियाओं में से एक है। सीजिंग है, ब्लीचिंग है, टेंटरिंग है या फिर नक्काशी है। यहाँ पर फिनिशिंग की बात हो रही है, तो आंसर होगा ए ऑप्शन। सीजिंग क्या है? चिकनी फिनिश के साथ। भाई अभी हमने सीजिंग की बात भी की थी। ओके, सतह को झुलसा कर क्या करते हैं, इसमें चिकना कर देते हैं। तो चिकनी फिनिश के साथ कपड़े का उत्पादन करने के लिए एक आवश्यक प्रारंभिक प्रक्रियाओं में से क्या है? सीजिंग है यहाँ पर। ठीक है, ओके। टेंटरिंग आप सभी जानते हो, कपड़े को चारों तरफ से बराबर इक्वली थान के कपड़े को इस तरीके से काटा जाता है, उसे हम टेंटरिंग कहते हैं। ब्लीचिंग में कपड़े को सफ़ेद किया जाता है। ब्लीचिंग प्राकृतिक तरीके से भी की जाती है, जैसे लीलन पर जो ब्लीचिंग होती है वो प्राकृतिक तरीके से होती है। ओके, और रसायनों के माध्यम से भी होती है, लेकिन होती है प्राकृतिक भी। ठीक है, याद रखिएगा। और नक्काशी जिसे हम एम्बोसिंग कहते हैं, ओके, ये नक्काशी करना। तो ये प्रश्न होगा 32। बिल ग्लेजर द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर 3000 से अधिक डिज़ाइन तत्वों की लाइब्रेरी के साथ डिज़ाइन विवरण की डिक्शनरी प्रस्तुत करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपका अभी तक टीजीटी पीजीटी में नहीं पूछा गया है, और ये पूछा जा सकता है क्योंकि इस समय ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, बिल ग्लेजर द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर 3000 से अधिक डिज़ाइन तत्वों की लाइब्रेरी के साथ डिज़ाइन विवरण की डिक्शनरी प्रस्तुत करता है। स्नैप फैशन, मोडा CAD, मोबिलिटी या फिर ऑटो CAD। तो यहाँ पर मोडा CAD आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 33, ये एक लाइब्रेरी है मोडा CAD, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है 33, परिधान के भागों का परस्पर और पूरे परिधान से संबंध डैश कहलाता है? संतुलन, अनुपात, समन्वय या प्रभाव, एम्फेसिस। परिधान के भागों का परस्पर और पूरे परिधान मतलब जो वस्त्र है उससे उसका संबंध क्या कहलाता है? तो ये अनुपात कहलाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 34, 2 या 2 से अधिक रंगीन धागों को एक साथ ट्विस्ट करके तैयार किया गया धागा क्या कहलाता है? 2 या 2 से अधिक रंगीन धागों को एक साथ ट्विस्ट किया जा रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? क्या स्पाइरल धागा कहेंगे, स्लब धागा कहेंगे, ग्रेडल धागा कहेंगे या फिर फ्लॉक धागा हम यहाँ पर इसको बोलेंगे? देखो, जो धागे होते हैं ना वो बेसिकली 2 भागों में विभाजित हैं। ठीक है, 2 भागों में विभाजित किए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, एक होता है सिंपल यार्न, ठीक है, साधारण धागा हो जाता है, और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा आपका होता है सम्मिश्रित धागा, जटिल धागा, जिसे हम नोवेल्टी या कॉम्प्लेक्स यार्न या नोवेल्टी यार्न के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कि आपके ज़्यादातर फैंसी धागों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो साधारण धागा होते हैं ये भी 2 तरीके के होते हैं। एक तो साधारण इकहरा धागा होता है, साधारण इकहरा धागा होता है, और दूसरा क्या होता है? साधारण दोहरा धागा होता है, मतलब दोहरा धागा होता है। ठीक है, तो ये होते यहाँ पर ज़्यादातर जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये किसके? नोवेल्टी यार्न के दिए हुए हैं। ओके, ये साधारण के नहीं है, ये नोवेल्टी यार्न के आपके सारे के सारे ऑप्शन दिए हैं। अगर हम बात करते हैं स्लब धागा, स्लब धागा यहाँ पर क्या है? तो स्लब धागा कैसा होता है? ये थोड़ा बटा हुआ धागा कहलाता है। जो थोड़ा बटा हुआ धागा होता है उसको हम स्लब यार्न के नाम से जो है मानते हैं। और जो आपका ये फ्लॉक यार्न होता है, फ्लॉक यार्न, ओके, कहाँ पर थे हम लोग? थोड़ा काम आ गया था, जाना पड़ेगा क्लास से। 2 या 2 से अधिक, अच्छा हाँ, इस प्रश्न को कर रहे थे हमने, शायद फ्लॉक यार्न की बात कर रहे थे, फ्लॉक की कर ली थी शायद, ग्रेंडल धागा के विषय में हम चर्चा कर रहे थे। ठीक है, ये धागे जो होते हैं ग्रेंडल धागे, जब 2 या 2 से अधिक रंगों के जो धागे होते हैं एक साथ मिलाकर बटे जाते हैं ना, ऐठन दिया जाता है, तो उन्हें कहते हैं हम ग्रेंडल धागे। काफ़ी सुंदर और ये आकर्षक लगते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल सही होगा इसका। ठीक है, ये होता है घर से काम करना। इतना एक क्वेश्चन में मुझे 3 बार जाना पड़ेगा उठकर, और अगर कहो कि क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ किसी को बता दूँ तो ये होगा तुम्हारा कोई टाइम ही नहीं क्लास रिकॉर्ड करने का। और मैं कंडीशन के हिसाब से काम कर लेती हूँ। अभी पीहू सो रही है इस वजह से कर रही हूँ, ये दोपहर का समय है। ठीक है, तो सारा घर में तो काम करना ही बेकार है, कोई नहीं समझने वाला होता है। क्वेश्चन यहाँ पर 35 है, कर्नाटक की कसीदाकारी कहलाती है काथा, चंबा, कसूती या फिर फुलकारी? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा हमारा कसूती। ठीक है, कर्नाटक की जो कसीदाकारी है कसूती कहलाती है। काथा जो है बंगाल का है। ओके, चंबा रूमाल हमारा हिमाचल प्रदेश का, और ये पंजाब की फुलकारी। ओके, बढ़ते हैं आगे, जल्दी जल्दी कर लें क्लास, नहीं तो अब एक बार ग्रहण लग जाए क्लास पे तो बार बार लगता है। क्वेश्चन है 36, एक फैशन चक्र में वह चरण जहाँ शैली को स्वीकृति मिलती है कहलाता है परिचय, वृद्धि, शिखर या फिर पतन? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वृद्धि ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? एक फैशन चक्र वह चरण जहाँ शैली को स्वीकृति मिल रही, इसे हम वृद्धि कहेंगे। ठीक है,
ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 37। ढाका का मलमल का निर्माण होता है सूती रेशों से, ऊनी से, कृत्रिम रेशों से, रेशमी रेशों से। तो ढाका की मलमल बेसिकली जो बनाई जाती है वो सूती रेशों से बनाई जाती थी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 38। उल्टा टाँके को कहते हैं पर्ल टाँका। उल्टा टाँके को कहते हैं पर्ल टाँका, मिस टाँका, टक टाँका या फिर, अच्छा डी ऑप्शन पर भी पर्ल ही दिया है, तो यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन कर लो चाहे डी ऑप्शन कर लो, पर्ल टाँका ही आपका राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 39। काथा कढ़ाई कहाँ से संबंधित है? पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, बंगाल से, गुजरात से। तो ये सारी पीवाई क्यों है, कई बार किए भी होंगे आप लोगों ने। बंगाल से काथा कढ़ाई बंगाल से, पंजाब फुलकारी, उत्तर प्रदेश चिकनकारी, गुजरात का पटोला भी कह सकते हैं हम। ओके, साड़ी है एक। क्वेश्चन है 40। क्या हो गया, बार बार स्क्रीन रुक ही नहीं रही है। 40 है। स्काउरिंग का प्रयोग होता है ऊन में, स्क्रीन नहीं रुक रही है, क्या हो गया इसको, अब शांत हो जाना। क्वेश्चन है 40। स्काउरिंग का प्रयोग होता है ऊन में, रेशम में, रेयॉन में, नायलॉन में। तो स्काउरिंग का प्रयोग हमारा किस में होता है? ऊन में होता है। ठीक है, बेटिंग का प्रोसेस जो होता है वो बेसिक तो रेशम में ही माना जाता है बेटिंग प्रोसेस, लेकिन कभी कभी ऊन में भी कहा जाता है, होता है कई, मतलब दिया है बुक में, मैं अपनी तरफ से नहीं बोली, बुक में दिया है बेटिंग का प्रोसेस ऊन में भी होता है। ओके, और रेयॉन आप जानते हो कृत्रिम रेशम है, और नायलॉन आपका 20वीं शताब्दी का चमत्कार, रेयॉन 19वीं शताब्दी का चमत्कार। क्वेश्चन है 41। निम्न में से कौन सा एक बैट रंजक है? हल्दी है, नमक है, कोलतार है, इंडिगो है। तो ये क्या है? इंडिगो क्या है? एक बैट रंजक का उदाहरण है। क्वेश्चन है 42। अपहोल्स्ट्री का प्रयोग किया जाता है फर्श बिछाने के लिए, फर्नीचर को ढकने के लिए, पलंग पर बिछाने के लिए या उपरोक्त सभी के लिए। तो फर्नीचर को ढकने के लिए अपहोल्स्ट्री का प्रयोग किया करते हैं। जो बेडिंग वाले जो फर्नीचर होते हैं ना जिसमें कपड़ा चढ़ा होता है उसे अपहोल्स्ट्री कहते हैं। अल्पना कहाँ से है? बंगाल से, आंध्र प्रदेश से, राजस्थान से या बिहार से। तो अल्पना का संबंध कहाँ से है? बंगाल से है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की आपकी रासलीला वगैरह है। ओके, और बात करते हैं घूमर राजस्थान का है, बिहार की मधुबनी कला है। तो ये कुछ लोक कलाएं हैं। क्वेश्चन है 44। प्रधानों में रफल्ड कॉलर प्रायः किस प्रकार के गले में लगाए जाते हैं? आयताकार गला, बी आकार का गला, यू आकार का गला या गोलाकार गला। तो ये कई जगह अलग अलग आंसर माना गया है, कहीं कहीं बी आकार माना गया है, कहीं कहीं गोलाकार। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, गोलाकार डिजाइन रफल्ड कॉलर में। क्वेश्चन है 45। लंबे रेशे को कहा जाता है स्टेपल, स्पन, फिलामेंट या इनमें से कोई नहीं। तो लंबे रेशे जो है आपके क्या कहलाते हैं? फिलामेंट कहलाते हैं। दीर्घ आकारीय रेशे कहलाते हैं। ठीक है, और ये कई प्रकार के होते हैं, मोनोफिलामेंट, मल्टी फिलामेंट, ओके, बहुरेशीय होते हैं। यहाँ पर जो होते हैं स्टेपल और स्पन, ये क्या होते हैं? ये छोटे छोटे रेशों को कहते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 46। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है? प्रचार प्रबंधन को, प्रचार कार्यकर्ता को, ग्रामीण नेता को या प्रचार विशेषज्ञ को। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी प्रचार कार्यकर्ता को कहा जाता है। यहाँ पर कुछ प्रश्न आ गए हैं धोखे से। क्वेश्चन है 47। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्य क्या है? निरोग व्यक्ति के लिए, समुदाय के लिए, माता में शिशु के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो निरोग व्यक्ति के लिए तो भाई WHO काम करेगा नहीं, बीमार व्यक्ति के लिए करता है, समुदाय के लिए मतलब समुदाय के लिए करता है, लेकिन व्यक्ति बीमार स्वस्थ व्यक्ति का कोई उपचार थोड़ी ना होता है ना। लेकिन यहाँ पर राइट आंसर होगा माता और शिशु, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, माता और शिशुओं के लिए विशेष तौर पर ये काम करते हैं। क्वेश्चन है, क्योंकि एक ऑप्शन गलत हो गया ना, इस वजह से एक बेस्ट ऑप्शन चुनना है। क्वेश्चन है 48। किसी भी टेक्सटाइल सामग्री की सबसे छोटी इकाई वस्त्र है, रेशा है, तंतु है, अणु है। तो यहाँ पर रेशा या फिर इंग्लिश में देखना तो फाइबर, बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। जब फ्लोट वार्प यार्न बनता है तो कहलाता है? ये सारे 22 के क्वेश्चन है आपके, जो सॉरी 21 में पूछा है, जो पेपर हुआ TGT PGT के वो वाले PYQ। जब फ्लोट वार्प यार्न से बनता है तो कहलाता है? सैटिन बुनाई, साटिन बुनाई, रिब बुनाई या फिर ए और बी दोनों सही होगा। तो जब फ्लोट वार्प यार्न से बनता है तब उसको हम क्या कहते हैं? वार्प मतलब ताना है ना, वेफ्ट मतलब बाना। तो जब मतलब सैटिन, यहाँ पर बात हो रही है सैटिन की, ठीक है, सैटिन की बात हो रही है। अगर यहाँ पर बात आती वेफ्ट यार्न से कौन सा बनता है इस तरीके से, तो हम साटिन लगाते। ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 50। मलमल कपड़े के एक टुकड़े के धागों की संख्या यदि 64 × 60 है तो क्या कहलाएगी? ये खराब संतुलन होगा, अच्छा संतुलन होगा, कमजोर संतुलन होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा है तो यह अच्छा संतुलन माना जाएगा। ठीक है, जो भी मलमल का कपड़ा बन रहा है तो यहाँ पर कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, तो 64 × 60 है तो अच्छा संतुलन का जो है ताना बाना रहेगा। क्वेश्चन है 51। शेयरिंग किस रेशे को प्राप्त करने में एक चरण है? कपास, ऊन,
जूट या लीलन, तो ये प्रोसेस होता है आपके ऊन में, ठीक है। शेयरिंग का प्रोसेस किस में होता है? शेयरर लोगों के, शेयरर कौन लोग करते हैं शेयरिंग का प्रोसेस? जो शेयरर होते हैं वो करते हैं। ऊन को काटना शेयरिंग कहलाता है, ठीक है। पहली बार ऊन उतारना फ्लीस कहलाता है। मतलब जो होता है जीवित जानवरों से जो उतारा जाता है उसे फ्लीस कहते हैं। ओके, बढ़ते क्वेश्चन है 52। मैंड्रिन एक प्रकार का डैश है, कॉलर है, आस्तीन है, कफ है या फिर योक है? तो मैंड्रिन एक प्रकार का कॉलर है। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 53। धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है। धागे की संख्या, धागे की मजबूती, धागे की ऐंठन या फिर धागे की समरूपता, ये दर्शाता है धागे की संख्या, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर 54। एस्बेस्टस है डैश, प्राकृतिक रेशा, मानवकृत रेशा, प्राकृतिक खनिज रेशा, मानवकृत खनिज रेशा। तो जो ये एस्बेस्टस है प्राकृतिक खनिज रेशे का उदाहरण है। इसे एसिड प्रूफ, हम जंग प्रूफ कई नामों से जानते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 55। संश्लिष्ट रंजक की खोज किसने की थी? विलियम हेनरी पार्कर ने की थी, मोरे ने की थी, जेटी डिक्सन ने की थी या फिर जॉर्ज एडम्स ने की थी? तो विलियम हेनरी पार्कर ने 1856 में, जब ये क्या बना रहे थे, कुनैन से कुछ और बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या बन गया, रंगों का संश्लिष्ट रंजक बन गया विलियम हेनरी पार्कर ने। बोलनी ऊन को क्या कहते हैं? मेरिनो का, पेशम का, सातच का या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बोलनी ऊन को अगर हम बात करते हैं तो इसको हम कहते हैं मेरिनो का ऊन कहते हैं। बोलनी ऊन को मेरिनो का ऊन, लेले का ऊन भी कहते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ पर राइट आंसर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल होगा, जो कि 8 माह के बच्चे से उतारी जाती है ना। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है 57। ऊन अपनी लगभग डैश मजबूती खो देती है जब गीली होती है? 20%, 50%, 30% या फिर 40%? तो जो रेयॉन, जो आपका रेयॉन है वो 25 से 30% मजबूती खो देता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ऊन की, तो ये 40% तक मजबूती खो देता है। प्रकृति का सबसे कमज़ोर रेशा ऊन माना जाता है। ओके, जिनसे वस्त्र बनता है उनमें, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा कमज़ोर रेशा ऊन और मजबूत रेशे की अगर हम बात करते हैं तो वो रेशम को माना जाता है। क्वेश्चन है 58। डैश रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं? फ्लैक्स है, प्रोटीन है, नायलॉन है, रेयॉन है? तो ये होते हैं आपके प्रोटीन रेशे, बाल के जलने जैसी बदबू देते हैं। ओके, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। धागों का झुंड लंबाई में 840 डैश के रूप में जाना जाता है? हैंक, पाउंड, नंबर 1 या काउंट 2? तो यहाँ पर हैंक कहते हैं इसको, 840 के रूप में इसको इंडिकेट करते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर 60। सूत से बुना प्लेन रेशा है? सीफॉन, क्रीप, कैल्को या जॉर्जेट? तो सूत से जो बना हुआ प्लेन रेशा है कैल्को कहलाता है यहाँ पर प्लेन रेशा, ठीक है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 61। डैश चरण में सूत कताई के लिए तैयार होता है? कार्डिंग में, बॉलिंग में, स्लिबरिंग में या फिर कॉम्बिंग में? तो कौन सा ऐसा चरण है जहाँ पर जो सूत है, जो सूत धागा है, कताई के लिए यहाँ पर तैयार हो जाता है? तो राइट आंसर हमारा होगा, जब भी कभी भी कटाई का प्रोसेस होता है सबसे पहले तो यह याद रखो, पहले कॉर्डिंग की जाती है, फिर कॉम्बिंग की जाती है, ठीक है ना। उसके बाद ड्राइंग आउट होता है और फिर रोबिंग की जाती है। यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा स्लिवरिंग। सी ऑप्शन सही होगा, तब जाकर कटाई के लिए तैयार होता है। क्योंकि ये थोड़ा कॉटन के माध्यम से प्रश्न था, तो कॉटन में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। हम नॉर्मल कटाई का प्रोसेस आपको बता रहे थे। जब कटाई होती है, कटाई से धागे निर्माण की प्रक्रिया जो होती है उसमें मेन 5 प्रोसेस माने जाते हैं। कार्डिंग होता है, कॉम्बिंग होता है, आपके ड्राइंग आउट होता है, रोबिंग होता है, ठीक है। उसके बाद कताई होती है। तो 5वां प्रोसेस आपका कताई हो जाता है सीधे। क्वेश्चन है 62। इंटरलॉक हो जाने की ऊनी, लेकिन अगर अलग अलग रेशों में आप पढ़ते हो तो उनकी सबकी अपनी अपनी कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। क्वेश्चन है 62। इंटरलॉक हो जाने की ऊनी रेशों की विशेषता डैश कहलाती है? फेल्टिंग, संरचना, सिकुड़ना या कैरोटीन? तो कैरोटीन तो प्रोटीन है, ये फेल्टिंग या नमदा कहलाता है। जब इंटरलॉक हो जाने की रेशों की विशेषता क्या कहलाती है? जो रेशे थोड़े ख़राब होते हैं, जिनसे धागे बनाकर कपड़ा बनाना थोड़ा आसान नहीं होता है, उनसे हम ऊनी रेशे बना लेते हैं, या फिर कह सकते हैं हम ताप और दाब के द्वारा फेल्ट बना लेते हैं, नमदा बना लेते हैं। क्योंकि जो ऊन होता है 2 प्रकार का माना जाता है। ऊनी वस्त्र जो बनते हैं 2 तरीके के होते हैं। एक ऊनी वस्त्र स्वयं होते हैं, ओके, वो इन्हीं खराब रेशों से बनते हैं, और जो बस्टेड होते हैं वो अच्छे लंबे रेशों से बनते हैं। क्वेश्चन है 63। ढाका मसलिन बुने हुए पैटर्न के साथ डैश के नाम से जाने जाते हैं? जामदानी, चंदेरी, बालूचर या फिर बूटियाँ? तो ये मानी जाती है जामदानी। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो ढाका मसलिन होती है बुने हुए पैटर्न के साथ डैश के नाम से जानी जाती है, जामदानी साड़ियों के नाम से ये जानी जाती है।
क्वेश्चन है 64, डैश चिकनकारी कला का उद्भव केंद्र क्या है? दिल्ली है, बम्बई है, गोवा है, लखनऊ है। तो चिकनकारी की बात होगी तो लखनऊ आंसर राइट होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 65, साबुन बनाने के लिए डैश प्रयुक्त होता है? बेसन, चावल, ज्वार, बाजरा। तो बेसन का प्रयोग हम करते हैं साबुन बनाने में। क्वेश्चन है यहाँ पर 66, एस्बेस्टस डैश रेशे हैं? खनिज है, प्राकृतिक है, थर्मोप्लास्टी है, नॉन थर्मोप्लास्टी है। तो एस्बेस्टस आपका क्या है? खनिज रेशे का उदाहरण है। ये ऑप्शन क्वेश्चन है 67, जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संबंधित रेशम से भिन्न दिखता है? सत्य असत्य, संबंध नहीं, विवादित। बिल्कुल, जंगली रेशम अगर सूक्ष्मदर्शी यंत्र में देखोगे तो वो जो आपका एक उत्पादित रेशम है उससे अलग ही दिखेगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 68, क्योंकि वो रेशे अपने हिसाब से जो कंडीशन होती है उनकी खराब जगह पर पलते हैं तो उनकी अलग कंडीशन होती है। क्वेश्चन है 68, इंटरलैसिंग धागों के तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिज़ाइन के अनुसार डैश का नाम रखा जाता है? धागे का, रेशे का, वस्त्र का या फिर बुनाई का। तो यहाँ पर जब भी इंटरलैसिंग धागों के ताने, मतलब एक प्रोसेस से पूछा जा रहा है कि इस प्रणाली का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम इनमें से किसका नाम रखते हैं? तो हम बुनाई, इसको हम बुनाई कहते हैं। जैसे अभी हमने बताया था, जिस धागे में जिसमें क्या होता है, ताने की प्रधानता होती है। अगर सादी बुनाई का कोई कपड़ा आप बना रहे हो, ठीक है, तो अगर उस जिसमें ताना की प्रधानता होती है तो उसे हम कहते हैं ताना मुखी रिब। मान लो ताना हमने कितने दिखा दिए यहाँ पर, मोटे मोटे कर दिए ताने, कई जोड़े में कर दिए हैं, ठीक है, मोटे मोटे कर दिए हैं। लेकिन यहाँ पर बाना हमने एक ही डाला, तो ये क्या ताने की प्रधानता, तो ताना मुखी रिब हमने क्यों कहा? क्योंकि ताने की ताना मोटा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार हमने नाम रखा है। तो ये क्या हो गई? बुनाई, मतलब हम इसको बुनाई कहेंगे, है ना। अगर यहाँ पर हमने ताना मोटा कर दिया, खूब सारा मोटा कर दिया, बाना पतला रखा, तो हम इसको बाना मुखी रिब कह रहे हैं। तो हम कंडीशन के हिसाब से चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी को हम बुनाई कहते हैं। क्वेश्चन है 69, डैश शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है? बहुत जल्दी जल्दी मैं क्लास कर रही हूँ आज, इसलिए चीज़ें सही से समझा नहीं पा रही हूँ। क्वेश्चन है 69, डैश शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है? नेपिंग, वेटिंग, मॉयरिंग, ग्लेजिंग। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादातर समय तो क्वेश्चन बनाने में निकाल देती हूँ, फिर घर में रहती हूँ, बच्चे भी छोटे हैं, घर भी, तो क्या होता है फिर मैं क्लास को बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ। क्लास रिकॉर्ड करने में बहुत जल्दी चाहती हूँ कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, मुझे वीडियो में कट एडिट कुछ ना करना पड़े। बच्चे होते हैं, कई बार शोर भी कर देते हैं। ओके, तो आप लोग समझ सकते हो घर में क्या कंडीशन होती है। 69 क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, डैश शब्द रेशम और ऊन की भराई के लिए प्रयुक्त होता है? नेपिंग, वेटिंग, मॉयरिंग या ग्लेजिंग। देखो आ गया, रेशम और ऊन दोनों पूछा गया, वेटिंग प्रोसेस होगा। ओके, वी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है, प्रश्न पूछा गया है, हमने नहीं बनाया, PYQ है। क्वेश्चन है 70, फ्लैक्स के पौधे के लिए प्राप्त करने के लिए रिपलिंग की जाती है? बीज, तने, पौधा या लीलन। तो हम देखो, मिलता तो तना है लेकिन हमें चाहिए क्या है? लीलन चाहिए, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही माना गया है। फ्लैक्स के पौधे से हम रिपलिंग करते हैं जिससे हमें लीलन प्राप्त हो सके। क्वेश्चन है 71, डैश ऊष्मा का कुचालक है? सूत, रेशम, लीलन या रेयन। तो यहाँ पर ऊष्मा का कुचालक अगर पूछा जाए तो कुचालक कौन सा होता है? रेयन, रेशम, सूत। रेशम क्या है यहाँ पर ऊष्मा का कुचालक कहा जाएगा, क्योंकि सूती रेशे भी ऊष्मा को सह लेते हैं, लीलन भी सह लेता है, रेयन भी सह लेगा क्योंकि अर्ध सेल्यूलोजी का, पर 20 गलत हो जाएगा। क्वेश्चन है 72, पटोला साड़ियाँ डैश द्वारा उत्पादित की जाती हैं? पैठनी द्वारा, टाई एंड डाई द्वारा, हिमरस द्वारा या ब्लॉक द्वारा। तो ये पटोला साड़ी पट्टन नामक स्थान पर गुजरात में बनाई जाती हैं और ये टाई एंड डाई की एक विधि है। ओके, टाई एंड डाई की, इसमें ताना और बाने को रंगा जाता है। मतलब पटोला जो होती है वो धागों से बनाई जाती है, धागे मतलब ताने और बाने को रंग लेते हैं और गिन गिन कर ये बुनाई मतलब साड़ी बनाई जाती है। बहुत बारीकी से ये काम होता है। अगर आप एक भी संख्या भूल गए धागे की, कोई भी ताना या बाना में एक संख्या ऊपर नीचे हो गया तो आपकी पूरी साड़ी की डिजाइन खराब हो जाती है। बहुत दिमागी काम होता है इसमें। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर, सर्फ एक डैश है? डिटर्जेंट है, साबुन है, कास्टिक सोडा है, बसा है। तो ये क्या है? एक डिटर्जेंट है। सर्फ क्या है? एक डिटर्जेंट है। क्वेश्चन है 74, कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी को डैश कहते हैं? हेरिंग बोन, पश्मीना, फैरिडा या कसीदा। तो जो आपकी कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी होती है उसे हम कशीदाकारी कहते हैं। डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 75, एक वस्त्र का सबसे प्रबल दृश्य तत्व और दूर से दिखने वाली पहली चीज़ है? रेखा, रंग, संरचना और रूपरेखा। तो हमें वस्त्र में सबसे प्रबल दृश्य जो हमें दूर से ही दिखाई देता है उसको हम क्या कहेंगे? उसकी रूपरेखा, संरचना कहेंगे। भाई रूपरेखा कहेंगे। डी ऑप्शन सही होगा, पूरा रूपरेखा दिखता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 76, बॉटिक, टाई एंड डाई और इक्कत छपाई के लिए छपाई के डैश के प्रकार हैं? ब्लॉच छपाई, ब्लॉच, प्रतिरोध छपाई, शोधन छपाई या वर्णक छपाई। तो हमारी ये प्रतिरोध
छपाई का उदाहरण है, रेसिस्ट डाई का उदाहरण है। ठीक है, रेसिस्ट डाई का उदाहरण है, ये प्रतिरोध छपाई का उदाहरण है। कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रतिरोध पैदा किया जाता है। बॉटिंग में मोम लगा देते हैं। टाई एंड डाई में क्या होता है, बांध देते हैं। ओके, बांध कर किसी चीज़ से, धागे वगैरह से हम प्रतिरोध पैदा करते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो ब्लॉच छपाई होता है, इस पर सतह और डिज़ाइन एक साथ प्रिंट किए जाते हैं। ओके, और शोधन छाप, वर्णक छाप, अलग अलग ऑप्शन है, कुछ पढ़े नहीं है कभी मैंने ये आज तक वर्णक छाप कोई भी। पिगमेंट कलर होते हैं लेकिन वर्णक छाप नहीं सुना है कभी भी। क्वेश्चन है 77, नमदा धागे से नहीं बनता बल्कि डैश से बनता है, ढीले रेशों से, फीते से, साटिन से, संजाब से। तो ये जो नमदा होता है, जो ढीले या खराब रेशे होते हैं, उनसे बनाया जाता है। ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 78, मजा, फैशन और चटक रंग के वस्त्र पसंद डैश से जुड़ी है, उत्कृष्टता, यौवन, खुशी या उदासी। तो मजा, फैशन, चटक रंग किससे होंगे भाई, ये खुशी से जुड़े हुए तत्व होंगे। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन है उदासी से, तो आपका काला रंग हो जाएगा। और जो बेसिक कपड़े होते हैं ना, स्वेट वस्त्र हो गए, वो उदासी से जुड़े हो जाएंगे। क्वेश्चन है 79, बेरंग जो बर्फ के साथ ठंडे स्थान में प्रयुक्त होते हैं, निर्णायक रंग होते हैं, बैट रंग होते हैं, धनायक रंग होते हैं, एजो रंग होते हैं। तो आप जो ये होते हैं नेपथॉल या फिर जिसे हम एजो रंग कहते हैं, ये बर्फ के स्थान पर, मतलब ठंडे स्थान में प्रयुक्त किए जाते हैं। और ये बैन भी है कलर। ठीक है, इन्हें बैन कर रखा है कलरों को। क्वेश्चन है 80, टूल बुनाई रेशे का उदाहरण है, मलमल, स्पोर्ट्स कोट, चादर या खाकी। जो ट्विल बुनाई रेशा है किसका उदाहरण है, क्योंकि ये एक आधार बुनाई है, ट्विल आप जानते हो, तो खाकी यहाँ पर आंसर सही होगा, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है यहाँ पर 81, ड्राफ्टिंग वस्त्र की सभी स्थितियों की एक निर्माण योजना है, यथा कंचुकी और डैश, कॉलर है, जेब है, बाजू है, मतलब इनमें से क्या है। ड्राफ्टिंग वस्त्र की सभी स्थितियों का एक निर्माण योजना है। ठीक, योजना यथा कंचुकी और कॉलर है, जेब है, बाजू है। मतलब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है जो हम ड्राफ्टिंग करते हैं, वो इनमें जब ड्राफ्टिंग की योजना बनाते हैं, निर्माण करते हैं, तो इनमें से किस किस की हम करते हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिसमें तीनों दिए हों, ए बी सी, डी ऑप्शन में दिए हैं। ठीक है, यही सही होगा, क्योंकि आपके सभी हम कॉलर की, जेब की, बाजू की, सभी की ड्राफ्टिंग करते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 82, वर्णकों को डैश भी कहते हैं, रंग बंधक कहते हैं, रंग स्याही, रंग कहते हैं, स्याही कहते हैं, ऊपर से कोई नहीं। तो हम इसको वर्णकों को क्या कहते हैं, हम रंग बंधक या पिगमेंट कहते हैं। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्णकों की बात हो रही है तो हम, अच्छा सॉरी, रंग बंधक तो मॉर्डेंट हो गए, जो हम रंग को पक्का करने के लिए कहते हैं। वर्णक भी एक तरीके के रंग होते हैं जिनका हम प्रयोग कपड़ों को रंगने के लिए करते हैं। जो रंग बंधक होते हैं वो सॉरी, कभी कभी माइंड जो होता है ना कहीं और चला जाता है, तो इनका तो हम रंगों को पक्का करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। आपने अगर टाई एंड डाई वगैरह की होगी, क्योंकि मैंने की है, मुझे याद है, तो उसमें टाई एंड डाई नहीं, अगर ब्लॉक पेंटिंग की होगी, तो ब्लॉक पेंटिंग में हम जब भी ब्लॉक से चादर वगैरह बनाते हैं, रूमाल जो भी बनाते हैं ब्लॉक पेंटिंग से, तो हम उसमें एक मॉर्डेंट को मिलाते हैं जिससे वो रंग पक्का चढ़े उस पर। ठीक है, और पेस्ट भी गाढ़ा हो जाए। ओके, तो ये ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है यहाँ पर 83, ये नहीं, बी ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 83, वह धागे जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं, डैश धागे कहलाते हैं, फीलिंग कहलाते हैं, रैप कहलाते हैं, नॉब कहलाते हैं, क्लाउड। तो इनको हम रैप कहते हैं। ठीक है, रैप होते हुए धागे जो रेशों की संपूर्ण लंबाई में फैले होते हैं। रैप मतलब यहाँ पर बार्ब को रैप लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 84, हल्के मान बनने के लिए रंग में सफ़ेद मिलाना कहलाता है, मान, विरोधाभास, मान, छाया, टिंट या फिर छाया। देखो, छाया जो होता है वो ब्लैक मिलाते हैं तब बनता है, टिंट बनता है। ओके, जितना ज़्यादा आप सफ़ेद किसी रंग में मिलाते रहोगे, रंग उतना ही हल्का होता चला जाएगा। जैसे लाल में आप अगर सफ़ेद मिलाते जा रहे हो तो वो हल्का गुलाबी सा होता चला जाएगा। जितना ज़्यादा सफ़ेद मिलाओगे उतना हल्के रंग का रेड हो जाएगा, तो उसे हम टिंट कहते हैं। ओके, अगर हम किसी में स्लेटी कलर मिला रहे हैं तो उसको हम टोन कहते हैं, और किसी में ब्लैक कलर मिला रहे हैं तो उसको हम छाया, शेड कहते हैं। ओके, क्वेश्चन है यहाँ पर 85, रियर एक डैश है, रिपर होगा, रिपर एक डैश है, सिलाई का उपकरण है, काटने का उपकरण है, मापन उपकरण है या नत्थी करने का उपकरण है। रिपर एक क्या है, स्केल है जिसे हम सिलाई उपकरण कह सकते हैं। ओके, इसमें प्रयोग होता है। क्वेश्चन है 86, बड़े बड़े फूल और पत्तियों वाले नमूनों से बनी ढाका की साड़ियाँ कहलाती हैं। बड़े बड़े फूल पत्ती हो रहा है, आंसर ध्यान से सुनिएगा। बड़े बड़े फूल पत्तियों वाले नमूने से बनी ढाका की साड़ियाँ कहलाती हैं। फुलवार, जतार, तोरदार या फिर पन्ना हजारे। तो बड़े बड़े फूल पत्तियों की बात होगी तो हम उसे कहते हैं तोरेदार। छोटे छोटे बूटे वाले जो फूलों की बहुत सारे डिज़ाइन बने होते हैं, पूरा कपड़ा भरा हुआ होता है, उसे हम फुलवार कहते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। या थोड़ी सी हम बात
कर लेते हैं ढाका की मलमल, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। अगर इसमें ढाका के जो मलमल है अगर पूछा जाए, इसमें जो सोने चांदी के जो नमूने बनते हैं उनसे जो कढ़ाई होती है उस साड़ी को क्या कहते हैं, तो उसे हम जामतानी कहते हैं। सोने चांदी की कढ़ाई वाली साड़ी को हम जामतानी कहते हैं। इसमें फूल पूछे जाए किसके होते हैं, चंपा और चमेली के होते हैं, ठीक है, चंपा और चमेली के होते हैं। यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि एक होती तेरछा साड़ी होती है। तेरछा साड़ी किसे कहते हैं, तो जिसमें हम तिरछी लाइनों का प्रयोग करते हैं। तिरछी लाइनों का प्रयोग करके तिरछी लाइनों का प्रयोग करके कोई साड़ी बना रहे हैं उसको हम तेरछा कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और यहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि फलों के गुच्छे वाली नमूने जो होते हैं वो क्या, जिसमें फलों के गुच्छे, स्पेशली सिर्फ फलों के गुच्छे वाले नमूने बनाए जा रहे हैं, तो उनको हम पन्ना हजारे कहते हैं। फलों के गुच्छे, ठीक है, पन्ना हजारे कहते हैं। ओके, फलों के गुच्छे अगर बनाए जा रहे हैं साड़ियों पर तो उसे हम पन्ना हजारे कहते हैं। और जो छोटे छोटे फूल वाली साड़ियाँ होती हैं उन्हीं फूल वाली साड़ियाँ होती हैं, जो छोटे छोटे बूटे फूल होते हैं उनको फुलवार कहते हैं। जो बड़े बड़े फूल होते हैं उन्हें हम तोड़दार कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है हमारा 87। इनमें से सही युग्म है पैठनी महाराष्ट्र, बालूचरी बनारस, ब्रोकेट बंगाल या फिर कांजीवरम बंगाल। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर कौन सा सही है। जो पैठनी महाराष्ट्र है यही सिर्फ सही है, बकाया बालूचरी बनारस की नहीं। आप जानते हो बनारस का ब्रोकेड है। ओके, बंगाल का ब्रोकेड नहीं है, काथा है। ओके, और अगर कोई कलाकारी पूछी जाए जैसे कि अल्पना है। कांजीवरम जो है वो भी यहाँ की नहीं है, बंगाल की, बंगाल का काथा है, अभी हमने बात किया। तो अगर बात करें कांजीवरम तो मुर्शिदाबाद है ना, मुर्शिदाबाद का ही तो है कांजीवरम। अगर गलत बता रही हूँ तो बता दीजिएगा, थोड़ा सा डाउट है मुझे। ये सही है, मतलब मुर्शिदाबाद का ही है। क्वेश्चन है 88। क्वेश्चन है 88। कार के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक आम रंग है अम्लीय डाई, नेप्थॉल डाई, रेनायनिक डाई या फिर सल्फर डाई। तो अगर हम बॉटिक का कार्य करते हैं तो इसमें हम नेप्थॉल रंग का प्रयोग करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 89। चुन्नट तह या नमूने डैश में केंद्र बिंदु से चमकता है। ऊर्ध्वाधर संतुलन, अर्धव्यासीय संतुलन, अनौपचारिक संतुलन या फिर औपचारिक संतुलन। राइट आंसर होगा अर्धव्यासीय संतुलन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चुन्नट तह या नमूने डैश में केंद्र बिंदु से चमकते हैं, ये होता अर्धव्यासीय संतुलन में। क्वेश्चन है यहाँ पर 90। निम्नलिखित में से खनिज तंतु कौन सा है। ग्लास है, एस्बेस्टस है, नायलॉन है, एसीटेट है। तो हमारा एस्बेस्टस ग्लास तंतु में आता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 91। बुने हुए वस्त्रों, नीटेड वस्त्र को आवश्यकता नहीं होती धुलाई की, स्त्री की, माड़ की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वैसे तो स्त्री की भी नीटेड वस्त्रों में कमी आवश्यकता होती है, लेकिन माड़ बिल्कुल भी, हम कभी भी ऊनी रेशों में हम माड़ का प्रयोग नहीं करते हैं। या हौजरी भी एक तरीके का नीटेड वस्त्र है, ठीक है, तो क्या हम उस पर माड़ लगाते हैं, नहीं लगाते हैं। तो इसी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन है 92। अगर आपसे पूछा जाए, एक प्रश्न मैं पूछती हूँ कि गर्मी के लिए भाई कपास और कपास और कॉटन, ये गर्मी है, ठीक है, कपास और आप लीलन वगैरह छोड़ देना, उनको ऑप्शन में रखना। अगर पूछूं मैं गर्मी के लिए कौन सा वस्त्र उपयोगी है, आपका ऊन ऑप्शन में दे रही हूँ, भाई ये तो सभी जानते नहीं है। रेशम भी दे देती हूँ, ठीक है, रेशम दे देती हूँ, रेयॉन दे देती हूँ, ठीक है, रेयॉन दे देती हूँ, नायलॉन दे देती हूँ, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक और लिख लो एक्रिलिक। इनमें से कौन सा ऐसा रेशा है जो गर्मियों के लिए उपयोगी है, इनमें से बताना है। क्योंकि कपास जो है सूती है और जो लीलन है सभी जानते हैं। तो इन ऑप्शन में से आपको बताना है गर्मी के लिए कौन सा रेशा उपयोगी है। ओके, तो यहाँ पर प्रश्न क्या था, सभी प्राकृतिक तंतु केवल डैश के अतिरिक्त स्टेपल तंतु हैं। ऊन है, रेशम है, कपास है, लीलन हम सभी जानते हैं। रेशम क्या है, एक जो रेशा, ऐसा रेशा है जो कि सीधे हमें धागे के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। ये रेशा नहीं मिलता बल्कि धागा मिलता है और लंबा होता है, फिलामेंट होता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 93। दबाने, मोड़ने एवं सिकुड़ने के पश्चात पुनः अपने आकार को प्राप्त करने की रेशे की योग्यता क्या कहलाती है। लचीलापन, प्रत्यास्थता, तन्यता या घनत्व। तो हम यहाँ पर दबाने, मोड़ने, सिकुड़ने इन सब की बात कर रहे हैं, तो प्रत्यास्थता आंसर सही होगा, क्योंकि प्रतिस्कंदता है भी नहीं ऑप्शन में। वैसे दबाने के लिए ज़्यादातर प्रतिस्कंदता होता है, पर जब नहीं है तो ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 94। क्षारीय अभिकर्ताओं का प्रयोग हटाने के लिए किया जाना चाहिए। जो क्षारीय अभिकर्ता है उनका प्रयोग क्या हटाने के लिए किया जाना चाहिए। जानतब दागों का, वानस्पतिक दागों का, खनिज दागों का, चिकनाई युक्त दागों का। तो भाई क्या हो रहा है, क्षारीय अभिकर्ता है तो वानस्पतिक दागों को ही हटाओगे आप इनसे, है ना, क्योंकि जो जानतब है ये तो खराब हो जाएंगे। तो बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 95।
सिलाई की मशीन भारी चलती है तेल व सफाई की कमी से, प्रेशर फुट व अधिक दाब से, अधिक ढीली बेल्ट से, शटल में धागा फंसने से। तो अगर तेल या सफाई की कमी है तो कहीं ना कहीं आपकी सिलाई की मशीन जो है भारी चलेगी। ये ऑप्शन सही था। क्वेश्चन है 96, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? रेशम मानवकृत रेशा है, रेयॉन प्राकृतिक रेशा है, लीलन वानस्पतिक रेशा है, ऊन धात्विक रेशा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सुमेलित है? तो रेशम मानवकृत रेशा है, भाई गलत है क्योंकि रेशम तो प्राकृतिक प्राणिज रेशा है। ओके, रेयॉन प्राकृतिक रेशा है, नहीं। रेयॉन अर्ध सेलुलोजिक जो है मतलब अर्ध सिंथेटिक रेशा हम कह सकते हैं, कृत्रिम रेशा है, मानव निर्मित रेशा है। ओके, प्राकृतिक तो नहीं है। लीलन क्या है? वानस्पतिक रेशा है। ऊन धात्विक रेशा नहीं, ऊन भी क्या है? प्राकृतिक है। और प्रोटीन रेशा है और प्राणिज रेशा है। तो यहाँ पर लीलन सही होगा। लीलन प्राकृतिक, वानस्पतिक, सेल्यूलोजिक रेशा कहलाता है। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है यहाँ पर 97, ऊन जलने के बाद देती है काली भस्म, ग्रे भस्म, काले दाने वाली भस्म, या इनमें से कोई नहीं। ऊन जलने के बाद काले दाने वाली भस्म देती है, यहाँ पर मोती के समान काले दाने होते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है 98, सूती वस्त्र को और जब ऊन का रेशा चलता है तो किसके पंखों के जलने जैसी तीखी गंध होती है? क्योंकि सल्फर उसमें पाया जाता है, बस इस वजह से। ओके, जबकि रेशम भी प्रोटीन रेशा है लेकिन उसमें गंध नहीं होती है तीखी, क्योंकि उसमें सल्फर नहीं पाया जाता, पर ऊन में पाया जाता है, इसलिए एक तीखी गंध आती है, इसे हम सल्फर कहते हैं। 98 प्रश्न है, सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए डैश से क्रिया कराई जाती है? कास्टिक सोडे से, सल्फ्यूरिक अम्ल से, सोडियम परबोरेट से, या इनमें से कोई नहीं। तो सूती वस्त्र को पारदर्शी और कड़ा करने के लिए मतलब मॉइस्चराइजेशन की बात हो रही है, कास्टिक सोडे से अब क्रिया कराई जाती है। आपका ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हम ने बताया था कार्बोनाइजिंग, ठीक है, करते हैं ऊन पर, तब किया जाता है। क्वेश्चन है 99, कपास के रेशे की लंबाई होती है 5 से 6 इंच, 4 से 5 इंच, आधा से 1.5 इंच, या फिर 6 से 7 इंच। तो कपास के रेशे की अगर हम लंबाई की बात करें तो ये आधा 1 से 1.5 इंच दिया है, ये भी सही है। वैसे ये आधा से 2.5 इंच तक माना जाता है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर सी ऑप्शन है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वैसे आधा से 2.5 इंच या फिर 1 से 2.5 इंच तक आंसर माना जाता है। क्वेश्चन है यहाँ पर 100, रासायनिक रूप से नायलॉन है, पॉलिएस्टर तंतु है, पॉलीएमाइड है, एक्राइलोनाइट्रॉयल है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक रूप से नायलॉन की अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का पॉलीएमाइड है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, ये एक तरीके का पॉलीएमाइड है। नायलॉन की बात हो रही है। ओके, अगर पूछा जाए नायलॉन किस कताई से बनाया जाता है, तो नायलॉन, देखो कताइयाँ 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है रासायनिक कताई और दूसरी होती है यांत्रिक कताई। तो ये रासायनिक कताई से बनता है क्योंकि रासायनिक रेशा है। और अगर उसमें भी पूछा जाए किस कताई से बनता है, तो ये बनता है पिघली हुई कताई, या जिसे मेल्ट स्पिनिंग कहते हैं। पिघली हुई कताई से बनता है, पिघली हुई कताई। ओके, या हम जिसे मेल्ट स्पिनिंग कहते हैं, मेल्ट स्पिनिंग से ये बनता है, ठीक है, स्पिनिंग से। अच्छा, जो आपकी ये कताइयाँ होती हैं, जो आपकी रासायनिक कताई होती हैं, ये कितने तरीके की होती हैं? तो ये 4 तरीके की होती है। दोनों ही जो है आपकी 4 तरीके की होती हैं। ओके, सॉरी, दोनों 4 नहीं, यांत्रिक तो 6 तरीके की होती हैं, और जो रासायनिक होती हैं 4 तरीके की कताइयाँ होती हैं। एक होती है आपकी आर्द्र कताई। आर्द्र कताई से अगर पूछा जाए किसकी कटाई होती है, तो एक्रिलिक रेयॉन जो बनाया जाता है वो आर्द्र कताई के द्वारा ही बनाया जाता है, ठीक है, जिसको हम वेट स्पिनिंग कहते हैं। और जो ड्राई कताई होती है, जिसको हम कहते हैं शुष्क कताई। ओके, शुष्क कताई होती है। शुष्क कताई से एक्रिलिक जो होते हैं, एसीटेट एक्रिलिक रेशे बनाए जाते हैं। और यहीं पे जो पिघली कताई अभी हमने बताया नायलॉन बनाया जाता है उससे। और एक होती है आपकी बायो कंपोनेंट कताई, ठीक है, एक बायो कंपोनेंट कताई होती है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की कताइयाँ की जाती हैं, मतलब अलग अलग तरीके की। जो बायो कंपोनेंट है वो उससे कई तरीके की कताइयाँ की जाती हैं। तो ये 4 तरीके की आपकी कताई होती है, आर्द्र कताई, शुष्क कताई, पिघली हुई कताई, बायो कंपोनेंट कताई। अच्छा, तो अब हमने बात कर ही ली है तो थोड़ी सी कर लेते हैं यांत्रिक कताई भी। यांत्रिक कताई कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक होती है पारंपरिक रिंग कताई, देखो ये याद हो जाएगा, अभी हम लोग बात कर लेंगे चर्चा। तो पारंपरिक रिंग कताई होती है। दूसरी आपकी खुली व अंतिम कताई, जिसे हम कहते हैं ओपन एंड स्पिनिंग। खुली व अंतिम कताई, जिसे हम ओपन एंड स्पिनिंग कहते हैं। तीसरी होती है फ्रिक्शन, जिसे हम घर्षण कताई कहते हैं। फ्रिक्शन, जिसे हम घर्षण कताई कहते हैं, जिसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ एक ऐसा पदार्थ लगा दिया जाता है, रगड़ के माध्यम से, घर्षण के माध्यम से रेशों को चिपका कर धागा बना लिया जाता है, ठीक है। और एक होती है स्वयं ऐंठन वाली कताई, जिसे हम सेल्फ ट्विस्ट, स्वयं ऐंठन वाली कताई, जिसे हम सेल्फ ट्विस्ट स्पिनिंग कहते हैं। और जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक होगी 5वीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्पिनिंग जिसे हम कहते हैं। और तीसरी लास्ट होती है वो होती है आपकी ट्विस्ट लेस स्पिनिंग, जिसे ऐंठन रहित कताई हम कहते हैं, ठीक है। तो ये कुल कितनी हो गई? 6 तरीके की आपकी कताइयाँ होती हैं। तो यहाँ पर जो आपको कताई
जो भी हम प्रश्न कर रहे थे टेक्सटाइल के, कैसे लगे ये बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर देंगे अपने अपने माध्यम से। और कितने प्रश्न आपके इसमें से सही गए हमें वो क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देंगे जो कि लोग नहीं देते, ठीक है। तो आपके कितने प्रश्न सही गए हमें ये बताना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के एक बार ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये टेक्सटाइल के। बेशक ये PYQ है, लेकिन ये पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। और कोई भी डाउट रहा हो किसी भी प्रश्न में तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो ऑफ ही नहीं की।